फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए पर उपस्थित कोडॉन्स के अनुसार पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स के अंदर अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड्स विशेष रूप से व्यवस्थित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्ल के बनने या अमीनो अम्ल के अरेंज होने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, या इंफॉर्मेशंस का एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में जाना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एमआरएनए पर उपस्थित ट्रिपलेट क्षारक अनुक्रम राइबोसोम्स पर अमीनो अम्ल के विशिष्ट अनुक्रम में जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। या वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्लों की जो सीक्वेंस होती है वह डीएनए या एमआरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से ट्रांसलेट होती है, अनुवादित होती है, क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में ही होता, क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं होता, और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर होती है, जबकि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। अब प्रोटीन संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूर्ण होती है। पहला है कि अमीनो अम्ल का सक्रिय होना। अमीनो अम्लों का सक्रिय होना यानी कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैजिकल 20 बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से हजारों प्रकार की प्रोटीन बनती है। और अमीनो एसिड नॉर्मल समय में यानी कि सामान्य समय में नॉर्मली सेल्स में साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में अक्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण के समय ये एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और हर अमीनो एसिड के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। जो अमीनो अम्ल को एक्टिवेट करेगा उसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार के स्पेसिफिक अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसाइल टीआरएनए संश्लेषित एंजाइम विकल्प उपस्थित होता है। सबसे पहले अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल एटीपी की प्रेजेंस में इस एंजाइम की उपस्थिति में अगर पहला है तो एंजाइम भी फर्स्ट होगा, अगर अमीनो एसिड फर्स्ट है, सेकंड है तो एंजाइम भी सेकंड होगा, और दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका नाम होता है अमीनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जब भी एक से ज्यादा चीज जुड़ जाएगी हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसको जो अमीनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम एक्टिवेटेड अमीनो एसिड भी बोलते हैं। और यहां पर जो एएमपी है वो जुड़ जाएगा एंजाइम के साथ, और जो पायरोफॉस्फेट होता है पीपी पायरोफॉस्फेट वो अलग हो जाएगा। सेकंड स्टेप है टीआरएनए
लोडिंग या चार्ज। अब अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग टीआरएनए भी होते हैं। तो अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, अमीनो एसाइल एएनपी कॉम्प्लेक्स, अब इसके साथ टीआरएनए भी जुड़ जाएगा और ये जुड़ने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं, इसका नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और अब यहां पर एएनपी अलग हो जाएगा और एंजाइम भी अलग हो गया, क्योंकि एंजाइम का काम खत्म हो गया, उसे एक्टिवेट कर रहा था अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके वो अब चला गया। और ये जो कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, इसे हम चार्ज टीआरएनए भी कहते हैं। तो अब पहले स्टेप में अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, अब अमीनो एसिड यहां पर टीआरएनए के ऊपर जाकर फिक्स हो गया, यानी कि अब उसके ऊपर जाकर वो अटैच हो गया। थर्ड वन जो है अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संभारंभन। समारंभन, पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन प्रारंभ हुआ। अब जो सबसे पहले अब क्या होगा कि जो एमआरएनए है उस पर एक सीक्वेंस होती है एसडी सीक्वेंस। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए पर एक सीक्वेंस होती है एसडी सीक्वेंस, इसका नाम था साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और जो स्मॉलर सब यूनिट है उस पर एक सीक्वेंस होती है एएसडी सीक्वेंस, यानी कि एंटी एसडी सीक्वेंस। अब एसडी एएसडी सीक्वेंस की सहायता से अब स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम की, वो इससे आकर जुड़ जाती है, यानी कि अब ये एमआरएनए हो गया और एमआरएनए के साथ अब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी जुड़ गए। अब इसके बाद जो 30S यूनिट होती है अब वो जुड़ी 30S सब यूनिट जो है राइबोसोम्स की, वो जुड़ जाती है किससे? एमआरएनए से। अब जो एमआरएनए से 30S यूनिट जुड़ी है, इसके लिए दो चीज चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर 3 और Mg++। Mg++ कोफैक्टर की तरह काम करते हैं और यहां पर बनेगा 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब कौन कौन जुड़ गया? 30S जुड़ गया, किससे? 30S यूनिट किसकी जुड़ गई? एमआरएनए से। क्या बना? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। अब 30S mRNA कॉम्प्लेक्स के साथ अब जो यहां पर टीआरएनए डेवलप हुआ था, जो फॉर्माइल मैथ्योनिल टीआरएनए बोलते हैं, इसमें फॉर्माइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ये जुड़ जाएगा इससे। और इसमें लिए दो चीज चाहिए, फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स। अब ये जो जुड़कर बनाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो 30S mRNA है वो जुड़ गया। 30S mRNA किसके साथ जुड़ा हुआ था? 30S सबयूनिट और mRNA था। और 30S के साथ क्या जुड़ गया? फॉर्माइल मैथ्योनिल। तो क्या हो जाएगा? 30S mRNA फॉर्माइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। दोनों चीज जुड़ गई, यानी कि ये भी जुड़ गया, ये और ये जुड़ के क्या बनाएगा? 30S mRNA फॉर्माइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनिशिएशन कोडॉन। यूकैरियोट्स में यहां पर स्मॉलर सबयूनिट को जोड़ने का काम किसका था? 7 Mg कैप।
इसको पहचानती है। अब इसी के साथ साथ अब यहां पर लार्जर सेगमेंट भी आकर जुड़ जाएगी और एक कंप्लीट राइबोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया। अब राइबोसोम्स पर 3 साइट होती है। पी साइट पहले होती है, ए साइट बाद में होती है राइट हैंड तरफ, और ई साइट अलग होती है। पी का मतलब है पेप्टिडियल साइट, ए का मतलब है अमीनोसाइन साइट, ई का मतलब है एग्जिट साइट। एग्जिट माने बाहर निकलना, पी फॉर मतलब पेप्टिडियल साइट मतलब क्यों, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ए मतलब अमीनोसाइन साइट। और जो अमीनोसाइन साइट है वो बाद में होती है, पहले होती है पी साइट। अब सबसे पहले इनिशिएशन होने के लिए कि जो पहला अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए है, ये है फर्स्ट टीआरएनए, और ये हो गया सेकेंड टीआरएनए। फर्स्ट टीआरएनए सबसे पहले पी साइट पर जुड़ता है, और पी साइट पर जब ये पहली बार आया है तो उस समय ए साइट खाली है, लेकिन जैसे ही पी साइट आई तो थोड़े समय बाद ए साइट पर सेकेंड टीआरएनए आता। अब ये पहला इस पर सेकेंड क्यों आता है, क्योंकि पी साइट के पास पहला इनिशिएशन कोडॉन होता है। इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा होता है, ए यूजुअली होता है नॉर्मली, तो पहला जो कोडॉन होता है वो पी के सामने होता है, इसलिए जो पहला टीआरएनए है, पहला अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए वो पी साइट पर आता है, ना कि ए साइट पर आएगा। और दूसरा अमीनो एसिड कहां आएगा टीआरएनए के साथ, ए साइट पर, क्योंकि जो सेकंड कोडॉन है वो ए साइट के पास है और उसके आगे तीसरा चौथा एंड सो ऑन है। तो यानी कि पी साइट पर पहला अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए आकर जुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद ए साइट पर सेकंड अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए आकर जुड़ जाता है। अब पहले अमीनो अम्ल और दूसरे अमीनो अम्ल के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड समझने के लिए पहले हमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। सीक्वेंस क्या है कि जो उसका फार्मूला है वो है सी एच आर सी डबल ओ एच NH2 सी डबल ओ एच, ये है अमीनो एसिड का फार्मूला। और इसमें R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो दूसरा अमीनो एसिड होगा सी आर, यहां पर H, यहां पर NH2 और सी डबल ओ एच। यहां पर एक H2O का मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में निकलेगा और निकलने के बाद अब जो फार्मूला बचा वो बचा NH2 सी आर एच सी डबल ओ सी ओ एन एच सी आर एच सी डबल ओ एच। तो ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते समय H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था और ये डाइपेप्टाइड बन गया। डाइ माने दो, क्योंकि दो जुड़ गए इसमें, और इसलिए इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेट का मतलब होता है वाटर का निकलना, और जल का जब निकलना होता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। तो डाइपेप्टाइड यानी कि दो पेप्टाइड्स वाली श्रृंखला, यानी कि दो अमीनो अम्ल जब साथ जुड़ जाए डाइपेप्टाइड, तो अब ये डाइपेप्टाइड बन जाएगा। अब जैसे ये डाइपेप्टाइड बनेगा तो ये चेन का बनना स्टार्ट हो गया, और इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन का लास्ट स्टेप है इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, समापन नहीं, दीर्घीकरण। अब क्या होगा कि इलोंगेशन, इसे बोलते हैं इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होगा कि पहला अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और डाइपेप्टाइड बन गया। अब क्या होगा कि अमीनो एसिड के साथ जो इसका लिंकेज है टीआरएनए का, अब वो हट जाएगा, और लिंकेज हटते ही अब ये जो टीआरएनए है वो ई साइड पर आएगा और ई साइड से बाहर निकल जाएगा। ई साइड क्यों बोले, एग्जिट माने बाहर निकलना, बाहर साइड है ये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब
जो बाहर निकल गया तो ये सेकंड अमीनो एसिड वाला है जिसपे अब दो अमीनो एसिड जुड़ गए, डाइपेप्टाइड जुड़ा हुआ है, अब वो कौन सी सीट पे आएगा? पी साइड पर जाएगा, पी स्थल पे आ गया। पी स्थल पे आने के बाद क्या हुआ कि ए स्थल खाली हो गया। अब ए स्थल खाली होने पर यहां से तीसरा अमीनो एसिड आ जाएगा, यानी कि टीआरएनए कौन सा आएगा? थर्ड वाला। अब जब थर्ड वाला यहां आ गया और सेकंड वाला यहां आ गया तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अमीनो अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड इस टीआरएनए से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हट गया। अब ये वाला इधर आ गया, इसकी जगह तीसरा आ गया। अब दूसरे और तीसरे के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो वो लगा हुआ है टीआरएनए, अब उस पर तीन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ ट्राइपेप्टाइड बन गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि तीसरा वाला निकल गया ई साइड पे, ई साइड से निकल गया यहां दूसरा वाला, और अब तीसरा वाला यहां आई चल रहा था, अब तीसरे की जगह चौथा वाला, यानी कि पहले तो एक वाला निकल के बाहर गया, फिर इसकी जगह दूसरा आ गया, फिर दूसरे की जगह तीसरा था, दूसरे तीसरे के पीछे पहले पेप्टाइड बॉन्ड, और अब दूसरा वाला बाहर, अब तीसरा वाला यहां आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा चौथा वाला। फिर चौथे और तीसरे वाले अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, अब चौथा वाला यहां आ जाएगा, यहां पांचवा वाला आ जाएगा। तो यही क्रम चलता रहेगा और ये जो राइबोसोम है अब आगे स्लाइड होगा। ऐसे तो क्योंकि अब कोडोन तो है आगे, तो ये जो काम हम बता रहे हैं राइबोसोम पर जो टीआरएनए जुड़ रहे हैं वो ए साइड पे इधर जाएगा, फिर ये वाला नया आएगा। लेकिन कब आएगा? जब राइबोसोम आगे स्लाइड करेगा। और जो एंजाइम यहां यूज हो रहा है, इस एंजाइम का नाम होता है पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडियल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है और इसके साथ 23S RNA भी यूज होता है राइबोसोम का, और ये एंजाइम की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम यानी कि जब कोई आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तब उसे राइबोजाइम कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? राइबोजाइम हो जाता है। अब ये आगे चल रहा है, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। और जो एंजाइम यूज होता है ट्रांसलोकेज, जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है ट्रांसलोकेज। और ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी देता है। अब जैसे जैसे आगे जाएगा, अब इनिशिएशन फैक्टर 3 थे, IF1, IF3, IF3। अब यहां पर जो इलोंगेशन हो रहा है उसके लिए भी फैक्टर्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में 3 फैक्टर्स होते हैं। इलोंगेशन फैक्टर भी है 3 इलोंगेशन फैक्टर, दीर्घीकरण कारक। इलोंगेशन फैक्टर को क्या बोलते हैं? दीर्घीकरण कारक। और वो 3 होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कितने हैं? 3 इलोंगेशन फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? EFTU, EFTU, दूसरा है EFTS और तीसरा है EFG। 3 इलोंगेशन फैक्टर है, EFTU, EFTS, EFGS। लेकिन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में जो इलोंगेशन फैक्टर होते हैं वो 2 होते हैं। कौन से? E फॉर यूकैरियोट्स और EF ऐसे जगह 1, और E फॉर यूकैरियोट्स, EF इलोंगेशन फैक्टर 2। तो पहला और दूसरा इलोंगेशन फैक्टर 1 और इलोंगेशन फैक्टर 2। यूकैरियोट्स बताने के लिए स्मॉल ई लगा दिया, E फॉर यूकैरियोट्स। इसके बाद लास्ट है, 5th है श्रृंखला समापन। यानी कि चेन टर्मिनेशन। अब जैसे जैसे राइबोसोम आगे की तरफ चलता है, स्लाइडिंग होती है, तो जैसे जैसे वो आगे चलता रहता है, तो अगर लास्ट में कोई भी कोडॉन आया, माना UAA आ जाए या UAG आ जाए या UG आ जाए, तीनों में से कोई सा भी कोडॉन आ जाएगा, तो ये टर्मिनेशन कोडॉन कहलाते हैं। इनका काम
किसी भी अमीनो एसिड को कोड करना नहीं होता। इनका काम क्या है कि जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण खत्म हो जाएगा, यानी कि जितनी जरूरत भर के अमीनो एसिड जुड़ने थे, पॉलीपेप्टाइड चेन जितनी बननी थी बड़ी उतनी ही बड़ी बन गई, तब जाकर ये टर्मिनेशन कोडॉन जो है वो वहां पर उपस्थित होगा। जैसे टर्मिनेशन कोडॉन में पहुंचेगा तो टर्मिनेशन कोडॉन अब प्रोटीन का सिंथेसिस यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस को अब रोक देंगे और जीटीपी और रिलीजिंग फैक्टर इसमें यूज होते हैं। कौन कौन से? जीटीपी और टर्मिनेशन फैक्टर, यानी कि समापन कारक। समापन कारक इसमें यूज होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होता है उसका जो टर्मिनेशन रुक जाएगा, जीटीपी रिलीजिंग फैक्टर यूज होंगे, अंतिम टीआरएनए जो यहां पर जुड़ा होगा उसका पॉलीपेप्टाइड सेल से संश्लेषण जो लास्ट होगा वो हट जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगी, राइबोसोम्स अलग हो जाएंगे, एमआरएनए अलग हो जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में 3 रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रोकैरियोट्स में 3 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि समापन कारक होते हैं RF1, RF2 और RF3। RF1, RF2 और RF3। और यूकैरियोट्स में केवल एक ही होता है ERF1। E फॉर यूकैरियोट्स, RF1 एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है। तो ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एमआरएनए पर उपस्थित कोडॉन्स के अनुसार पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्ल व्यवस्थित होते हैं। यानी कि यह हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशंस का, सूचनाओं का एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन में जाना या ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। साइटोप्लाज्म में होती है। सबसे पहला स्टेप है अमीनो अम्ल का सक्रिय होना। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हजारों प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन ये शुरू में इनिशियल फॉर्म में, जब प्रारंभिक अवस्था में, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता, प्रोटीन संचरण नहीं होता, तो ये अक्रिय फॉर्म में पड़ी रहती है। लेकिन एक विशेष एंजाइम होता है अमीनोसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये अमीनो अम्ल को सक्रिय बनाता है एटीपी के साथ मिलकर। और हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग एंजाइम होता है, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार का एंजाइम होगा और अमीनो एसिड एटीपी के साथ इस एंजाइम की उपस्थिति में अमीनोसाइड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाती है और 2 फास्फेट पायरोफॉस्फेट के रूप में अलग हो जाते हैं। दूसरा टीआरएनए की लोडिंग और चार्जिंग। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है अमीनोसाइड एएमपी कॉम्प्लेक्स, अब टीआरएनए के साथ जुड़ता है और अमीनोसाइड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है, एएमपी अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, इसे चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन का संवारण बंधन, अब 30s यूनिट जो है एमआरएनए की वो जुड़ जाएगी सबसे पहले इनिशियल फैक्टर की सहायता से Mg++ में, और 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इसी कॉम्प्लेक्स के साथ टीआरएनए भी जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? इनिशियल कॉम्प्लेक्स, जिसे 30s एमआरएनए फॉर्माइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का श्रृंखला का दीर्घीकरण स्टार्ट होने के बाद अब प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर, यूकैरियोट्स में 2 लेग इलोंगेशन फैक्टर के कारण अब पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट होगी। पहला अमीनो एसिड पहले टीआरएनए के साथ पी साइट पर, फिर ए साइट पर दूसरा वाला, दोनों के पीछे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, फिर इसके बाद ये वाला ई साइट से बाहर, दूसरा वाला यहाँ पर, तीसरा वाला यहाँ पर, दूसरा तीसरे के पीछे पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर तीसरा वाला यहाँ बाहर, फिर तीसरे चौथे के पीछे पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण होता रहेगा, इलोंगेशन होता रहेगा, आगे वो चलता रहेगा और ये आगे वो चलता रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंजाइम होता है ट्रांसपोलेज, जीटीपी के साथ एनर्जी यूज करके ये आगे चलता है। इसके बाद समापन, जब कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन में पहुंच जाएगा, जहां तक एमआरएनए में वहां तक पहुंच जाएगा, तो अब ये टर्मिनेशन करेगा। लास्ट टीआरएनए जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से सिंथेशन जो है उसका जो जुड़ाव है, लिंकेज है, वो हट जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी और टीआरएनए अलग हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन हो जाएगा। टर्मिनेशन फैक्टर 3 होते हैं, जीटीपी के साथ ये काम करते हैं। प्रोकैरियोट्स में RF1, RF2, RF3, यूकैरियोट्स में एक ही होता है सामान्यतः ERF1। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।